हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में हम बेसिकली जानेंगे वर्क और एनर्जी को, इनमें रिलेशन क्या है जिसको हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को भी देखेंगे और फाइनली हम पावर को देखेंगे। पावर क्या होती है, इनसे कैसे रिलेटेड है, वर्क और पावर का क्या रिलेशन है, ये सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। और आपको पता ही होगा एनर्जी का हमारी लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये सब आप जो देख पा रहे हो, ये सब कुछ एनर्जी से ही पॉसिबल है। ये फाइनली ये हमारा कितना इम्पोर्टेंस है इसका हमारी लाइफ में, तो इस चैप्टर को हम समझते हैं अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज के चैप्टर में बेसिकली हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे हम क्या होता है, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी देखेंगे और काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे वेरिएबल फोर्स के लिए। अभी सब समझेंगे वेरिएबल फोर्स क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, तो आज का चैप्टर किसके बारे में, वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। एक बार लिख लेते हैं इन टर्म्स को। वर्क, एनर्जी, पावर। तो ये तीन टर्म ऐसे हैं जो हमारी नॉर्मल लाइफ में डेली यूज़ में लगभग हम यूज़ करते हैं इनको। वर्क, ये तो हम यूज़ ही करते हैं, कितना काम किया, कितना वर्क हुआ, कितना वर्क डन हुआ। एनर्जी, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी कितनी एनर्जी बर्न की, ये सब कुछ। पावर, ये भी हम सब देखते हैं, हमारे अप्लायंसेस कितने पावर के हैं, हमारी मोटर है अगर कोई तो कितनी हॉर्स पावर की है, हमारा अगर कोई व्हीकल है, कार, बाइक, उसकी कितनी पावर की है, इंजन कितने सीसी का है, ये सब हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आज के इस चैप्टर में कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी इन दोनों की यूनिट जूल होती है। इन दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल। तो क्या ये सेम होते हैं या अलग अलग? अगर अलग अलग होते हैं तो इनका क्या रिलेशन है, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं या नहीं, इंटरचेंजेबल हैं या नहीं, तो ये सब देखेंगे। थोड़ा सोचो आप लोग भी कि क्या किसी दो चीज़ की यूनिट सेम हो सकती है, और अगर सेम हो सकती है फिर उनमें डिफरेंस कैसे करें। तो आज का चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा वर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जो मैथमेटिक्स इसमें यूज़ होगी, आज बार बार यूज़ होगी, वो ये है कि स्केलर प्रोडक्ट। आप लोगों को याद होगा, वैसे तो मैथमेटिक्स की एक क्लास जो ली थी उसमें सब बता दिया था, स्केलर प्रोडक्ट। जब भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट होता है तो क्या आता है, सपोज एक वेक्टर है वेक्टर ए और एक वेक्टर है वेक्टर बी, अगर इनका स्केलर प्रोडक्ट करना हो तो क्या होगा, ए डॉट बी, और वो किसके इक्वल होगा, ए कोस सॉरी ए बी कोस थीटा के। ऐसा क्यों हुआ, इसको थोड़ा सा जान लो। एक वेक्टर है ए इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर है बी इस डायरेक्शन में, उनके बीच में थीटा एंगल है। तो स्केलर प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि बी की मल्टीप्लाई ए के साथ इस डायरेक्शन में, ये मतलब होता है। तो अब ए तो इसी डायरेक्शन में है, ये आई आई डायरेक्शन है सपोज, तो बी को इस डायरेक्शन में लाने के लिए कैसे, बी इस डायरेक्शन में कैसे आएगा, तो बी का यहाँ पे ये ऐसे बना लेते हैं। तो इसका जो ये पार्ट है ये कैसे निकलेगा, ये इतना पार्ट, ये एक ट्रायंगल बन गया ओ एक्स वाई, इसको ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ओ एक्स वाई। तो ये जो पार्ट है ओ एक्स कैसे निकलेगा, हमको पता है कि कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी अपॉन एच। तो यहाँ पे बेस क्या है ओ एक्स और हाइपोटेनियस क्या है ओ वाई। तो कोस थीटा इक्वल्स टू ओ एक्स अपॉन ओ वाई क्या है बी वेक्टर। तो ओ एक्स क्या मिल गया हमको, यहाँ से ओ एक्स मिल गया हमको बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। तो अब ए की मल्टीप्लाई ओ एक्स आई कैप में आ गया है, तो ए
इंटू ओ एक्स, ए मल्टीप्लाई ओ एक्स, तो क्या होगा ए बी कोस थीटा। तो ये होता है स्केलर प्रोडक्ट। पता लग गया क्यों आता है कोस थीटा? जब हमको कोई भी दो चीज़ें एक ही डायरेक्शन में लेनी हो तब उसमें हम कोस थीटा लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। पहले थोड़ा सा इसको शुरू करने से पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में सिंपल सिंपल चीज़ें जान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये वो एनर्जी है जो मोशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में आती है। जैसे सपोज ये एक बॉल है, ये अभी रखी हुई है, तो इसके अंदर में एनर्जी कितनी है? 0। या आप ये समझ सकते हैं कि इस बॉल को अगर आपको, ये रुकी हुई है, इस बॉल को पकड़ना हो तो कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? 0। कुछ भी नहीं करनी पड़ेगी, बस सीधा पकड़ लो। लेकिन अगर ये बॉल मूव करना शुरू कर दे किसी एक वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव करे, या फिर सोचो, तो अब अगर आपको इस बॉल को रोकना है तो आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी, एक एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी अपने हाथों से, इसको रोकना है तो वो एनर्जी क्यों खर्च करनी पड़ी? क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जी है जो इस डायरेक्शन में इसको मूव करा रही है, तो आपको उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में, उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में जिससे ये रुक जाए, यानी कि इसकी एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी आई कहाँ से? इसमें वेलोसिटी की वजह से। ये कैसे पता चला हमें? क्योंकि जब इसकी वेलोसिटी 0 हुई दोबारा से तो इसकी एनर्जी फिर 0 होगी। तो ये एनर्जी वेलोसिटी की वजह से। अगर ये तेज वेलोसिटी से होती, सपोज एक 20 मीटर पर सेकंड से बॉल चल रही है, एक 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इसको रोकने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। तो ये क्या, इससे हमें क्या पता चला कि एनर्जी जो है वेलोसिटी के घटने बढ़ने से कम ज़्यादा होती है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी को के ई लिखते हैं नॉर्मली, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इसका जो फॉर्मूला है जो नॉर्मली यूज़ होता है वो है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हाफ mv²। ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, इसको याद रखेंगे इस चैप्टर में। इसकी एनर्जी क्या होती है, सॉरी इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। इसकी यूनिट होती है जूल। अगर इसकी हमें डायमेंशंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? इसकी पहले यूनिट्स निकाल लेते हैं। मास की क्या होगी? केजी, इसकी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो क्या बन गया ये? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन निकालने के लिए केजी के लिए क्या यूज़ करते हैं? एम लेंथ है, सॉरी केजी क्या है? मास है, तो एम, एम लेंथ है तो एल स्क्वायर लगा हुआ है डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो ये कंबाइनली क्या बन जाएगा? ml2 t-2। तो ये हुआ डायमेंशन ऑफ एनर्जी, वर्क या पोटेंशियल एनर्जी, जो भी कहें, डायमेंशन सेम ही रहेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है देख लेते हैं। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जब हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे अपना, तो हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। तो उसमें थर्ड आइडेंटिटी क्या थी? v² - u² इक्वल्स टू 2as। अब अगर इस पूरे इक्वेशन में मास से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? mv² - mu² इक्वल्स टू 2ms। ठीक है बच्चों, s क्या था? डिस्टेंस था, तो s को d भी लिख सकते हैं। s को क्या लिख सकते हैं? d भी लिख सकते हैं। 2mas, सॉरी as, और s जो है वो डिस्टेंस है, इसको d भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको? mv² - mu² इक्वल्स टू 2ma और d। अगर 2 को हम इधर ले आएँ डिवाइड में तो हमें क्या मिलेगा? 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² इक्वल्स टू 2 नहीं MAD। इससे क्या पता चल रहा है? ये इक्वेशन किसके लिए थी? सपोज हम एक बॉल है, यहाँ से हमने सपोज एक बॉल है, यहाँ से मूव करना शुरू किया, यहाँ पे वेलोसिटी u है और यहाँ पे आते आते वेलोसिटी v हो गई।
और ये डिस्टेंस कवर किया इसने s, एक्सीलरेशन थी a। तो इस आइडेंटिटी से हम बताते थे अगर हमको s की वैल्यू चाहिए या कुछ भी चाहिए। और इस ऑब्जेक्ट का मास m था, तो हमने सिर्फ मास मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड और कुछ नहीं किया, इस s डिस्टेंस को d लिख दिया बस। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो अब क्या बन गई है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वेलोसिटी से टर्म बना ली हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से ये पता लगा कि ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी एक तरह से, माइनस ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिली, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो बढ़ी, पहले यू थी अब वी होगी, वो किस वजह से बढ़ी होगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर कुछ काम किया होगा, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई होगी, इसको तेज़ी से वहाँ पे लेके गए होंगे। तो हमने जो काम किया वो कितना था, जितना इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस है। भाई पहले एनर्जी इतनी थी, सपोज पहले 20 जूल एनर्जी थी, अब 60 जूल हो गई है, तो ये 40 जूल एक्स्ट्रा कहाँ से आई, हमने काम किया। तो हमने काम किया वो उसे क्या बोलते हैं, वर्क। और वो निकलेगा कैसे, यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क, और वो क्या है, MAD। एम में क्या है, फोर्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, FD। ठीक है, तो FD को क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब अगर हम इसमें वेक्टर्स का यूज़ करें, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखें, तो इस वाले पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² इक्वल्स टू MA.D। तो इसको लिख देंगे K फाइनल माइनस K इनिशियल इक्वल्स टू F.D। इसी को लिखते हैं वर्क डन। इक्वेशन तो सेम आएगी, बस वर्क डन का बता रहे हैं थोड़ा सा कैसे होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया, पहले से ही पता है F इक्वल्स टू क्या होता है, F इंटू डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या होता है, FD कोस थीटा। कोस थीटा क्यों है, ये अभी हमने देख लिया था थोड़ी देर पहले कि जहाँ भी डॉट प्रोडक्ट होगा वहाँ पे कोस थीटा आएगा। तो ये नॉर्मल वर्क एनर्जी थ्योरम थी सिंपल लैंग्वेज में, कि द वर्क डन टू मूव अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। या फिर उल्टा बोल सकते हैं, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू द वर्क डन बाई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी कि जितनी नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इस पर हुई होगी, उसने जो भी वर्क किया वो उसके काइनेटिक एनर्जी चेंज के इक्वल होगा। तो भाई अब ये वर्क एनर्जी रिलेशन तो समझ गए, वर्क को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि वर्क जो होगा वो होगा F.T, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इनका स्केलर प्रोडक्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं FD कोस थीटा। अब अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पहले की तरह बना लेते हैं, एक ब्लॉक है हमारे पास, और इसमें हमने एक फोर्स लगाई जो कि एक एंगल पे अप्लाइड हो रही है, S से F फोर्स अप्लाइड हो रही है, हम इस ब्लॉक को खींच रहे हैं और ये इधर को मूव कर रहा है, और ये थीटा एंगल है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे इसमें, या वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F.D, यानी कि वर्क इक्वल्स टू FD कोस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ से स्पेशल केस क्या ले सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू, हमें पता है कि थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है, हमें पता है कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 0, कब, जब थीटा 90 डिग्री हो, जब थीटा 90 डिग्री हो, और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, कब, जब थीटा 0 डिग्री हो। तो इससे क्या पता लगा कि जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी कि ये कंडीशन होगी कि फोर्स ऐसे लग रही है और मोमेंट ये हो रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। थीटा 90 डिग्री होगा तब, जब थीटा 90 डिग्री होगा, और जब थीटा 0 डिग्री होगा, यानी कि फोर्स भी ये लगा रहे हैं ऐसे, मोमेंट भी ऐसे ही हो रहा है, तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, कितना होगा, थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वर्क डन हो जाएगा FD।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो ये थी हमारे वर्क के बारे में, वर्क को कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, सपोज एक साइकिल मूव कर रही है एक रोड पे साइकिल मूव कर रही है। सपोज ये एक साइकिल है जो रोड पे मूव कर रही है, इस पे बंदा बैठा है और ये चल रही है और इसने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किए, बट ये यहाँ पे जाके रुकी। जब इस पे ब्रेक अप्लाई हुए, ये यहाँ पे जाके रुकी और इसको रुकने में 10 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया, और इस पूरे प्रोसेस में रोड ने इस पर 200 न्यूटन की फोर्स लगाई। तो बताइए कि रोड ने टोटल कितना वर्क किया साइकिल को रोकने के लिए, या फिर कहें कि साइकिल पे कितना वर्क हुआ ड्यू टू रोड। हमें निकालना है वर्क डन ऑन साइकिल ड्यू टू रोड। तो अब देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, W इक्वल्स टू एफ डी कोस थीटा। तो साइकिल का मूवमेंट इधर को है, तो फोर्स रोड किधर को लगाएगा रोकने के लिए, इस साइड को। तो थीटा कितना हो गया भाई, डायरेक्शन ये है और ये कितना है इधर को है, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो वर्क डन हुआ, फोर्स 200 न्यूटन है दे रखा है, डिस्टेंस 10 मीटर है और थीटा कोस 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होती है -1, तो -2000 जूल। इतना वर्क रोड ने किया साइकिल पे। हमने पिछले पेज पे बताया था कि कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पे, और वहाँ पे वर्क डन 0 आता है। वो इसलिए बताया था क्योंकि वैसे तो मिनिमम वर्क निगेटिव में आ सकता है जब कोस थीटा की वैल्यू -1 हो एट थीटा इक्वल टू 180, बट उस केस में क्या होगा कि वर्क होगा -FD। तो इस केस में एक्चुअली ये वर्क है तो 0 से भी कम, बट ये कुछ ना कुछ वर्क तो है ना, इसका मैग्नीट्यूड है ना, बस निगेटिव डायरेक्शन दिखा रहा है इस साइड में। लेकिन जब 0 होगा इसका मतलब कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, वो एक जगह खड़ी हुई है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम वर्क जो होता है वो इतना होता है, ना कि 0। अगर कोई पूछे तो ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम वर्क -FD होता है एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी बाय अ वेरिएबल फोर्स, पहले से समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे जब हम सिंपली वर्क डन निकालते हैं तो वो कैसे निकलता है, W इक्वल्स टू F.D या फिर FD कोस थीटा। बस यही दो फॉर्मूले। एक ग्राफ बना लेते हैं। सपोज ये मूवमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स दिखाया है और इस डायरेक्शन में डिस्टेंस x मान लेते हैं। इस पॉइंट पे ये इसको छोटे छोटे स्लाइस बना लेते हैं इसके, ऐसे छोटे छोटे स्लाइस बना लेते हैं। अब एक स्लाइस ले लेते हैं, सपोज ये वाला एक स्लाइस ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कितनी होगी Fx, मतलब इतनी होगी यहाँ पे, और जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये इतना, विड्थ ऑफ स्लाइस वो कितना होगा, इसको सपोज डेल x ले लेते हैं। तो डेल्टा W कितना हुआ Fx डेल x। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, सिग्मा Fx डेल x, और यहाँ पे डेल x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे डेल x टेंड्स टू 0 है क्योंकि हम कोशिश करेंगे छोटे से छोटा x हो हमारा, और x की इनिशियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, xi टू xf, ये xi मान लीजिए इसको, और ये xf यानी कि फाइनल पोजीशन। भाई मूवमेंट करेगा ना पोजीशन, सपोज ये यहाँ से यहाँ है तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। तो ये हुआ ये। तो जब कंडीशन ये हो डेल x टेंड्स टू 0, तो हम क्या लिख सकते हैं W को, तो W को हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Fx, डेल x को लिख सकते हैं dx, और लिमिट होंगी xi टू xf। तो ये होगा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मतलब
कि फोर्स वेरी कर रही है पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे कुछ और फोर्स है, यहाँ कुछ और फोर्स है, यहाँ कुछ और फोर्स है। तो जब वेरिएबल फोर्स हमें मिलेगी तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा इन द टर्म ऑफ इंटीग्रेशन, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का वर्क डन का फॉर्मूला होगा, लिमिट एक्स आई टू एक्स एफ। निकाल के देखें थोड़ा, ये सिंपल है। जैसे किसी ने हमें क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया कि एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वैल्यू है एफ इक्वल्स टू 5x², और ये एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है इस पे, और इसने ये मूव किया x इक्वल्स टू 2 टू x इक्वल टू 5। तो अब वैल्यू बताओ कि वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ। तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एक्स आई टू एक्स एफ। तो एक्स आई क्या है 2 और एक्स एफ 5 5। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी 5x² dx। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन पता है, 5 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 2 to 5 लिमिट हो गई, और x² अंदर हो गया dx। x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, हम सबको पता है ये बात, यह है 5x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3, लिमिट वही 2 to 5। तो क्या बचेगा यहाँ पे, वर्क डन होगा 5/3, 3 को तो बाहर ले लेंगे, x³ यानी कि 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो हमें क्या मिलेगा वर्क डन 5/3, 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो वर्क डन हो गया 5/3 इंटू 118। तो इसको सोल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया जूल में। तो ऐसे हम निकालते हैं वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कितना हुआ। अब हम देखेंगे, हमने पहले देखी थी वर्क एनर्जी थ्योरम, अब हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, कि जब फोर्स वेरिएबल होगी तब वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे चेंज होगी, या फिर तब उसमें क्या, उसको कैसे अप्लाई करेंगे। अभी हम अपनी सारी कैलकुलेशन 1D के हिसाब से करते हैं, यानी कि 1 डायमेंशन के हिसाब से। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा dk/dt। इस साइड भी ऐसे होगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, मास भी कांस्टेंट है तो d/dt, और अंदर क्या आ जाएगा v²। तो dk/dt dk/dt क्या बनेगा इस साइड 1/2 m, और v² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2v dv/dt। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा dk/dt इक्वल्स टू m, इसको पहले लिख लेते हैं, अभी समझ जाओगे आप क्यों लिखा है, dv/dt इंटू v। तो अब हमें पता है ये जो dv/dt आया ये क्या होता है, dv/dt होता है एक्सीलेशन, और m dv/dt क्या होगा फिर, m dv/dt हो जाएगा ma, जो कि किसके इक्वल है फोर्स के, F इक्वल टू ma। तो इसको लिख सकते हैं dk/dt इक्वल्स टू fv, और वेलोसिटी क्या होती है dx/dt। तो यहाँ से हमें मिला dk/dt इक्वल्स टू f dx/dt। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला t से d, ये मिला dk इक्वल्स टू f dx। अगर बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें तो हमें मिलेगा एफ डी एक्स, यूनिट लिमिट्स होंगी एक्स आई टू एक्स एफ, यहाँ जाएगा के एफ माइनस के आई डिफरेंट इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स
लिमिट एक्स आई टू एक्स एफ। तो ये क्या हुआ टर्म, अभी हमने देखा था ये वेरिएबल, ये वर्क का फॉर्मूला था इन वेरिएबल फोर्स नेचर। तो यहाँ से फिर से हमने क्या डेवलप किया अपना वर्क एनर्जी थ्योरम, के एफ माइनस के आई इक्वल्स टू वर्क। तो यहाँ से हमें मिला के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ डी एक्स। तो ये हमने देखा था अभी किसका फॉर्मूला था, वर्क डन का फॉर वेरिएबल फोर्स, यही तो मिला था हमें, एक्स आई लिमिट एक्स आई टू एक्स एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन। ये क्या हुई, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो दिस इज प्रूव दैट वर्क एनर्जी थ्योरम इज ट्रू फॉर वेरिएबल फोर्स ऑल्सो। थैंक यू दोस्तों, आज के चैप्टर में इतना ही था।